नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की समाजशास्त्र की पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन का अध्याय देखेंगे। यह वीडियो पूरी तरह से प्रश्न उत्तर प्रारूप में है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे, परिवार के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करते हुए एकल एवं संयुक्त परिवार में अंतर भी लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ हमें बताना है कि परिवार के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं। उसके पहले थोड़ा सा 2 लाइन हम लिख देंगे कि परिवार का परिचय दे देंगे, परिवार किसे कहते हैं, उसके प्रकार को बताएंगे और एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है वो स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे परिवार के बारे में। तो परिवार क्या है? सदस्यों का वह समूह जो रक्त, विवाह और गोत्र संबंधों पर नातेदारों से जुड़ा होता है। तो किस संबंधों पर? रक्त, विवाह और गोत्र संबंध पर नातेदारों से जुड़ा होता है, वह परिवार कहलाता है। ठीक है, तो ये परिवार की परिभाषा हो जाएगी। अब इसमें हमें बताना है विभिन्न प्रकार के परिवार। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। तो जो परिवार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल या एकाकी परिवार। ठीक है, तो मूल या एकाकी परिवार एक कैसा परिवार होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक माता पिता और उनके बच्चे होते हैं सिर्फ, यानी कि एक ही दंपति होता है और उसके बच्चे होते हैं। तो ऐसे परिवार को मूल या एकाकी परिवार कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है विस्तृत या संयुक्त परिवार। विस्तृत या संयुक्त परिवार जो होता है इसमें एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक दंपति होंगे, यानी कि एक से अधिक पति पत्नी होंगे। ठीक है, जो जैसे कि भाई 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, उनके पति उनकी पत्नियां हैं, इस तरह से। अक्सर 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। कई बार क्या होगा, दादा दादी है ना, नाना नानी, ये लोग भी साथ में रहते हैं। तो ऐसे परिवारों को संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि एक से अधिक दंपति होंगे और 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां होंगी। ठीक, ऐसे परिवार को विस्तृत या संयुक्त परिवार या विस्तारित परिवार भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहीं से हमें इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि एकल एवं संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। तो देखा जाए तो एकल परिवार या एकाकी परिवार जो है वो छोटा परिवार है। ठीक है, जबकि विस्तृत या संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार है, जिसमें संयुक्त परिवार में क्या है कि एक से अधिक दंपति हैं या 2 से अधिक पीढ़ियां हैं, जबकि एकाकी परिवार या एकल परिवार में एक ही दंपति है, यानी एक ही माता पिता हैं और बच्चे हैं। उनमें पीढ़ियां अंतर नहीं है, ज़्यादा पीढ़ी लोग नहीं हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निवास के आधार पर परिवार के बारे में प्रकार हम देख रहे हैं। तो निवास के आधार पर अगर देखा जाए तो एक होता है पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार कौन से होते हैं? जहां पर नवविवाहित जोड़ा वर के माता पिता के साथ रहता है, यानी कि एक नवविवाहित जोड़ा है और वर मतलब दूल्हे के घर में ही वो माता पिता के साथ रह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है मातृस्थानीय परिवार, इसमें नवविवाहित जोड़ा जो है वधू के माता पिता के साथ रहते हैं, यानी दुल्हन के माता पिता के साथ रहते हैं, तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। ठीक है, तो ये बात इसमें हमें ध्यान रखनी है। दूसरा होता है सत्ता के आधार पर परिवार। तो सत्ता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, यानी अथॉरिटी के आधार पर, किसको शक्ति प्राप्त है, ठीक है, उसके आधार पर। तो पितृवंशीय परिवार, पितृवंशीय परिवार का मतलब है कि जहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं इसको, यानी कि जहाँ पर जो पुरुष वर्ग है उसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, चाहे वो जायदाद से संबंधित हो, चाहे वंश से संबंधित हो, वो अधिकार जो होते हैं वो पिता से सीधा पुत्र को मिलते हैं। ठीक है, तो जायदाद या वंश का जो अधिकार होता है वो पिता से पुत्र को मिलता है। मातृवंशीय अगर परिवार है तो यहाँ पर जायदाद जो है वंश जो है माता से बेटी को मिलता है। ठीक है, यहाँ महिला को प्रधानता दी जाती है मातृवंशीय परिवार में। तो ये तो था सत्ता के आधार पर। फिर उसके बाद वंश के आधार पर परिवार की बात करें तो इसमें क्या है कि एक होता है पितृसत्तात्मक परिवार, यानी यहाँ पुरुषों की सत्ता व प्रभुत्व होता है। ठीक है, पुरुषों का ही सर्वाधिक शक्तियां प्रदान होती हैं, उन्हीं का प्रभुत्व होता है, उनके अनुसार ही परिवार का संचालन होता है। ठीक,
उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। परिवार का मुखिया जो होता है कोई न कोई एक पुरुष होता है। मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है कि स्त्रियां जो हैं समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं, पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी बराबर दर्जा यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, पुरुष और स्त्री में भेद नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम परिवार का विभाजन, परिवार के प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न के पॉइंट्स हैं सारे, आप इसको पैराग्राफ वाइज बढ़िया से लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं? यानी जो समाज है, समाज में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो वह परिवार में कैसा परिवर्तन ला सकता है, उदाहरण देकर बताना है। अगर ध्यान से देखें तो जो परिवार है कहीं न कहीं वो समाज से जुड़ा हुआ है बहुत ही घनिष्ठ रूप में। ठीक है, तो एक दूसरे को प्रभावित करना जायज़ सी बात है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे परिवार एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, समाज से जुड़ी हुई संस्था है इसका मतलब, अतः परिवार व सामाजिक संस्था में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः सामाजिक संरचना में बदलावों के परिणाम स्वरूप पारिवारिक ढांचे में भी बदलाव होता है। ठीक है, अगर सामाजिक संरचना में बदलाव होगा तो पारिवारिक ढांचे में भी बदलाव होगा। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचल, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, तो वे लोग क्या करते हैं, ग्रामीण अंचलों से रोजगार की तलाश में पुरुषों को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना पड़ता है। पुरुष तो क्या करते हैं कि शहरी क्षेत्र में पलायन कर देते हैं रोजगार के लिए, है ना, नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए शहरों में पुरुष आ जाते हैं। तो होता क्या है कि जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रह जाती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रधान परिवार की संख्या बढ़ जाती है। महिला क्या हो जाती है, परिवार की मुखिया हो जाती है। पुरुष शहर में आ गए कमाने के लिए। ठीक है, तो ये है। दूसरा देखते हैं, उद्योगों में नियुक्त जो युवा अभिभावक हैं, जो युवा माता पिता हैं या संरक्षक हैं, अब उद्योग में नियुक्त हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनका कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि वो बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुला लेते हैं शहर में। तो होता क्या है कि ग्राम से जो बुजुर्ग लोग थे, गांव में रहने वाले बुजुर्ग लोग थे, अब उनकी संख्या शहरों में क्या हो जाएगी, शहरों में उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लोग व्यक्तिवादी हो गए हैं। व्यक्तिवादी मतलब व्यक्ति को यहाँ महत्व दिया जाएगा, व्यक्ति अपने आप को महत्व देगा। ठीक है, वो समाज के बारे में नहीं सोचेगा उतना। तो ये भी परिवर्तन हम देख रहे हैं। ऐसे में होता क्या है, जो युवा वर्ग होता है अपने अभिभावकों की पसंद के बजाय अपनी पसंद से विवाह या जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ठीक है, वो क्या करने लगते हैं, अपनी पसंद से विवाह या जीवन साथी का चुनाव करने लगते हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो राष्ट्रीय विकास की नीतियाँ अपनाई गई और जो जनजातीय विकास है उनमें क्या द्वंद्व पैदा हुआ या क्या दोनों में समन्वय पैदा हुआ, कि राष्ट्रीय विकास के साथ जनजातीय विकास हुआ या राष्ट्रीय विकास तो हुआ लेकिन जनजातीय विकास नहीं हुआ, उसी की हम चर्चा इस प्रश्न में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जनजातीय क्षेत्रों में क्या हुआ कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं के विकास के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। क्योंकि हुआ क्या कि पहले जनजातीय समुदाय जो था वो अलग थलग रहा करता था, उसकी एक अपनी अलग ही दुनिया थी, अपनी संस्कृति थी, अपनी अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना, सारी चीज़ें थी। लेकिन जब वहाँ पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगाई गई राष्ट्रीय विकास के नाम पर, ऐसे में हुआ क्या कि वहाँ खानों की खुदाई, बड़े बड़े बांधों का निर्माण और कारखानों की स्थापना हुई। जब ये सारी चीज़ वहाँ विकसित किए गए तो जनजातीय समुदाय को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा, उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये एक समस्या ये पैदा हुई। अधिकांश जनजातीय समुदाय वनों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जो जनजातीय समुदाय हैं वनों पर आश्रित होते हैं, उनकी आजीविका वन संसाधनों से ही चलती है। ठीक है, वनों से लकड़ी तोड़ना, ठीक है, फल फूल इकट्ठा करना, शिकार करना, ठीक है, इन सब चीज़ों से उनका रोजगार चलता था और उनकी आजीविका चलती थी। ठीक है, लेकिन सरकार ने जो राष्ट्रीय विकास की नीतियां अपनाई तो वन क्या हो गए, राष्ट्रीय संसाधन हो गए। ठीक, तो सारे वन अधिकार जो थे
इनके छिन गए, जनजातियों के वन अधिकार छिन गए। ऐसे में उनकी आजीविका के साधन भी छिन गए, तो रोजगार भी समाप्त हो गया। पहले पॉइंट में हमने देखा कि भाई उनका निवास स्थान छोड़ना पड़ गया, अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ गया। दूसरा क्या हुआ कि उनकी आजीविका के साधन भी छिन गए। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, जब राष्ट्रीय विकास की नीतियां अपनाई गई, वहाँ फैक्ट्रीज स्थापित हुई, कारखाने वगैरह लगे, तो बाहर से लोग वहाँ काम करने के लिए गए। ठीक है, तो बाहरी लोगों का आगमन हुआ और वहाँ निवास करने लग गए। तो जब बाहर के लोग वहाँ जाएंगे तो अपनी संस्कृति, पहनावा, खान पान हर चीज़ लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो जनजातियों की अपनी निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान है, जो उनकी परंपरागत संस्कृति चली आ रही, पहचान चली आ रही है, उनमें द्वंद्व पैदा होगा, टकराव पैदा होगा। इससे इनको संकट उत्पन्न हो सकता था। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं जनजातियों के सामने राष्ट्रीय विकास के कारण आई। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास की नीतियों ने जनजातीय समुदायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। ठीक है, तथा उनके क्षेत्रों के संसाधनों का लाभ उन्हें न मिलकर समाज के मुख्य धारा को प्राप्त हुआ। है ना, जनजातीय समुदायों को नहीं फायदा हुआ, बल्कि फायदा किसको हुआ, समाज के मुख्य धारा को। ठीक है, इस प्रकार की राष्ट्रीय विकास नीति का परिणाम यह हुआ कि अनेक जनजातीय आंदोलन प्रारंभ हो गए। ठीक है, अब जनजाति लोग विद्रोह करना चालू कर दिए, आंदोलन प्रारंभ कर दिए, संघर्ष करने लग गए। है ना, तो ये सारी चीज़ें हुई। ठीक, तो अब वर्तमान में सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं कि भाई अब जनजाति समुदायों का भी एक समावेशी विकास किया जाए, उनके लिए विशेष नीतियाँ, योजनाएं वगैरह बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को भी स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नातेदारी को परिभाषित करेंगे, बताएंगे नातेदारी होती क्या है और उसके प्रकार बताएंगे। सीधा सा आसान सा प्रश्न है। तो नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हों, ठीक है, और अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित हो, जैसे कि चाचा, मामा इत्यादि ये संबंध क्या है, नातेदारी के संबंध हैं। ठीक, ये तो हो जाएगी नातेदारी की परिभाषा। अब हम लिखेंगे नातेदारी के प्रकार। देखो, नातेदारी के मूलतः दो प्रकार हैं। एक विवाह मूलक नातेदारी है, यानी विवाह से संबंधित जो रिश्तेदारी है, नातेदारी है वो, जैसे साला साली हो गया, सास ससुर, देवर भाभी, ये सारे जितने रिश्ते हैं विवाह से संबंधित हैं। ठीक है, विवाह के कारण ये रिश्ते बने हुए हैं, तो इसको विवाह मूलक नातेदारी बोला जाता है। दूसरा होता है रक्त मूलक नातेदारी। रक्त मूलक यानी ब्लड रिलेशन जो है, ठीक है, उनको बोलते हैं रक्त मूलक नातेदारी। ठीक, इसमें जैसे माता पिता हो गए, ठीक है, ये रक्त मूलक संबंध है नहीं, ब्लड रिलेशन है। भाई बहन हो गए, ये सारे। ठीक, तो इस प्रश्न में यही इसी को व्याख्या करके लिख देंगे बढ़िया से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सामाजिक संस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण देखा हमने। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखकर प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।